बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं आज, ख़ास करके नकीबुल्लाह कत्ल केस के ऊपर JIT ने अपनी रिपोर्ट, उनकी जो रिपोर्ट है वो अब शाया भी हो गई है, वो नशर भी हो गई है। और जो अखबारी इत्तलात हैं जिसके मुताबिक नकीबुल्लाह के ऊपर जो JIT रिपोर्ट बनाई गई उसमें ये कहा गया कि राव अनवार जो हैं वो नकीबुल्लाह महसूद के मावराए अदालत कत्ल में मुलव्विस हैं और ये अमल जो है वो दहशत गर्दी का अमल है। इसी तरह जियो फेंसिंग और दीगर शहादतों से भी जाली पुलिस मुकाबले में राव अनवार की मौके पर मौजूदगी साबित हो गई है। ये अखबारी इत्तलात हैं। नकीबुल्लाह और दीगर का कोई मुजरमाना रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मावराए अदालत कत्ल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए झूठ बोला गया, ये भी JIT रिपोर्ट ने कहा है। जाली पुलिस मुकाबले के बाद राव अनवार और दीगर पुलिस अफसरान और एहलकार जो हैं उनके शवाहिद ज़ाया किए गए। राव अनवार और दीगर मुल्ज़िमान ने अपने इख्तियारात का भी नाजायज़ इस्तेमाल किया, ये JIT रिपोर्ट कह रही है। मुल्ज़िमान का मकसद अपने गैर कानूनी इक़दामात को तक़वियत और दवाम पहुँचाना था और साबित होता है कि चारों अफराद को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया था। JIT ने राव अनवार की गिरफ्तारी के बाद उसके हमरा भी इस जाए वक़ूआ का दौरा किया और इस दौरान भी जो तफ्तीश हो रही है उसमें राव अनवार अपनी जो बेगुनाही है उसको साबित करने में नाकाम हो चुके हैं। ये खबर इसलिए भी यूं भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल पाकिस्तान में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक ने सर उठाया हुआ है, जिसके के सरबराह मंजूर पश्तीन हैं और उनका जो मुतालबा नंबर 1 था वो यही मुतालबा है कि नकीबुल्लाह महसूद के जो कातिल हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और उनको जो है वो उनको उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। सो एक ये मामला उनका पूरा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर राव अनवार को गिरफ़्तार किया गया था, जिसके बाद वो कहाँ रहे, किस तरह रहे, वो एक कहानी आपके सामने आती रही है। बिलाखिर आज JIT ने उनको ये साबित कर दिया है या उनके ऊपर इल्ज़ाम को, जो अखबारी इत्तलात हैं, ये कह दिया है कि वो इस कत्ल के अंदर मुलव्विस थे। दूसरी तरफ चूंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, JIT की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक जो है उस पर एक जिरगा भी बना दिया गया और कल कोर कमांडर्स जो थे पेशावर हैं उन्होंने मुलाकात भी की थी सहाफ़ियों के साथ। बड़ी खुशाइन बात है कि उस पर जो जिरगा बनाया गया है जिसमें कि शाहजी गुल आफरीदी उसके सरबराह हैं, उसने अपनी बातचीत का भी आगाज़ कर दिया है। सो क्या तमाम मुतालबात जो कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक के हैं वो पूरे होंगे या नहीं, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। और एक और बहुत अहम खबर जो कि आज एहसन इकबाल साहब ने चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ कुछ बातें की, आला अदलिया को निशाना भी बनाया। ऐसे लगता है कि कुछ तसादुम की राह हमवार हो रही है, ये बहुत बदकिस्मती है। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा जरा सुनिएगा। And look, the Chief Justice can sit on the bench. आसन इकबाल ने सिफारिश के ऊपर किसी वाइस चांसलर को लगा लिया। मिस्टर चीफ जस्टिस, हैव अ हार्ट। आपकी तौहीन होती है तो हमारी भी तौहीन होती है। यू हैव नो राइट कि आप लोगों को इस तरह नेम कॉलिंग करें। यू मस्ट इशू मी चार्जशीट। इफ यू हैव एविडेंस, प्रोड्यूस इट बिफोर मी। लेकिन इनफ इज इनफ। एक तरफ पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान के अंदर इदारों के ख़िलाफ़ जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है इससे तसादुम जन्म ले सकता है और तसादुम पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है कि नुकसानदेह है। इसी तरह ये क्यों उन्होंने कहा, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे और इसके क्या अब असरात मुरतब होंगे उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो चैलेंजेस पाकिस्तान को है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अमन व अमान का भी है और इस सिलसिले में बलूचिस्तान सबसे पीछे क्यों है और बलूचिस्तान की जो हज़ारा कम्यूनिटी है वो मुसलसल निशाने पे क्यों है, उनकी टारगेट किलिंग क्यों नहीं रुक रही, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेंटर हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सेंटर मौला बख्श चाडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं और जाना माना नाम है, सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया सर। जनाब शबीर कायम खानी साहब जिनसे कि हम इस पर बात करेंगे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब आज पहुँचे सुप्रीम कोर्ट जिसमें कि उन्होंने ऑडिट की बात की है, मरदमशुमारी की और ख़ास करके कराची के। क्या ये इंतखाबात के इल्तवा का सबब तो नहीं बन सकता। और जनाब सरफराज बुखटी साहब भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं चाडियो साहब आपसे शुरू करती हूँ कि ये जो नकीबुल्लाह का केस था इस पे अब बहरहाल JIT ने कहा कि राव अनवार जो हैं वो मुलजिम हैं। क्या आपको लगता है कि इसका फैसला हो जाएगा और पश्तून तहरीक जो है उसके जो मुतालबात हैं उसका ये मुतालबा अब तस्लीम हो गया और ये अब काफ़ी खुशाइन बात है? अच्छी बात है कि अगर कभी भी इस किस्म का केस हो तो जिनको नॉमिनेट किया जाए वो पकड़े जाए, कानून के अख्तियार में आए, फिर अदलिया जाए, अदलिया फैसला करे, इंसाफ करे।
जहाँ तक ताल्लुक है मेरा, मेरे कायदीन का, मेरे कायद का, मेरी पार्टी का, हम मकतूल के साथ हैं, हम मजलूम के साथ हैं, हमारा कोई दूसरा मौक़िफ़ है ही नहीं। अब क्या इसमें बात मैं कर सकता हूँ। एक कत्ल हो गया, एक इतना नौजवान बिल्कुल ही, और मेरे चेयरमैन ने भी उसने कहा कि मैं उनको देख के मुझे अफसोस हो, बहुत दुख पहुँचा है, सारा दिन मेरे पर ये असर रहा है इस दुख का। तो हम उनके साथ हैं, उसको तो लौटा नहीं सकते हम उस पख्तून नौजवान को, लेकिन हमारी दुआएं हैं कि कम से कम उनके वर्षा को इसकी वजह से इतना बड़ा एक पूरी तहरीक ने जो है वो सर उठा लिया, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक ने। उनके मुतालबे और भी हैं, बहुत सारी बातें हैं, लापता अफराद का मसला है, बाकी हैं, लेकिन ये तो सरे फहरिस्त था और राहनवार को बहुत तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाता रहा या वो महफूज भी रहे, उसकी वजूहात नहीं पता। जहाँ से तहफ़्फ़ुज़ मिला होगा वो भी छुपेगी बात नहीं, लेकिन एक वाक़े को बनाकर तहरीक बन जाए ये कई बार हुआ है। कराची में तो हमने देखा है और जगहों पे भी देखा है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इस केस का इंसाफ मिलना इस केस को बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई इसका बहाना बनाकर इस बात को करके कोई सियासत करना चाहे तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम पख्तून के मामले में नहीं है, हम मकतूल वाली बात कर रहे हैं। हम मकतूल के साथ हैं, हम कातिल का साथ नहीं दे सकते। अब मामला अदलिया में चला गया, सही बात अब JIT आ गई है, अब इंसाफ अदलिया करेगी, इनको बहरहाल वर्षा को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, मैं बिल्कुल शाहजी गुल आफरीदी को भी, वो जिरगे के सरबराह है, अगर हमारे साथ हैं तो उनसे हम बात करें। शाहजी हैं हमारे साथ फोन पे? शाहजी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम शाहजी। वालेकुम सलाम आसमा शिराजी साहबा, आपको प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों को और तमाम को मेरी तरफ से सलाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहजी। जिरगे के आप सरबराह भी हैं। जिरगे ने कल आज से काम भी शुरू कर दिया है। नकीबुल्लाह के जो कातिल हैं उनके ऊपर भी JIT ने रिपोर्ट दे दी। बहुत सारे मुतालबात सुना है कि आपके माने जा रहे हैं, तो अब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक जो है वो किस हद तक मुतमईन है और जिरगा कहाँ से काम शुरू कर रहा है? सर मैंने आज PTM पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का और तमाम पख्तून अक़वाम का जो जिरगा था उसका मेज़बानी किया था और मेज़बानी का जिम्मेदारी मैंने पूरा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पख्तून अक़वाम का जिरगा मेंबर नॉमिनेट हो गया और PTM ने 2 पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट मंजूर पश्तून ने 2 दिन टाइम मांगा कि वो अपना कमेटी के मेंबर देंगे। बड़ी बात ये है कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने जिरगे को मंजूर किया और मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान कर दिया और मुज़ाकरात का हामी भर लिया, और यही स्टेटमेंट हमारी रियासत और रियासत के इदारों की तरफ से भी आया है कि हम हर मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि जो गुमानियां पैदा हो रहा था या कि कुछ हमारे किस्म के दुश्मन ये बावर कराना चाहते थे कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की वजह से हम मुल्क के अंदर कुछ नुकसान पैदा करेंगे या तसादुम कराएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बात में हम कामयाब हो गए। अच्छा, लेकिन शाहजी उसमें जो बाकी अब आपने चूंकि बातचीत का आगाज करना है, उसमें एक तो नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल के बारे में था कि उसके कातिलों को पकड़े, लैंड माइंस के बारे में था, मिसिंग पर्सन्स जो थे उनके ऊपर। तो क्या आपको जो अस्करी एहलकार हैं, कल कोर कमांडर जो थे पेशावर के, उन्होंने भी मुलाकात की सहाफ़ियों से, उन्होंने क्या यकीन दहानियाँ करवाई हैं? किस हद तक आगे जाके इस मसले को हल किया जा सकता है? अस्मा शिराजी साहिबा, कल कोर कमांडर साहब ने मीडिया के लोगों को भी बताया है और एक हफ्ता पहले चीफ साहब आया हुआ था पेशावर में, हर मुक्तबा फिक्र को लोगों को बुलाया था और 4 घंटे वो मीटिंग रहा। उस मीटिंग में भी मैंने चीफ साहब को बताया कि ये जिरगा हमने शुरू किया है। चीफ साहब ने ये यकीन कराई जिरगे के लिए आईन और कानून के दायरे में फोर्सेस की तरफ से जो भी आपको ताउन चाहिए होगा तो हम देंगे, और अगर हमारे से रिलेटेड कोई भी मसला हो तो हम उसमें आमने सामने बैठकर बात करने के लिए तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं एक बहुत बड़ा कामयाबी समझता हूँ जो पख्तूनों के मुतालिक या पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मुतालिक
एक सोशल मीडिया के ऊपर और ठीक। मीडिया के ऊपर इस अच्छा, किस्म की बातें। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको जाहिर है कि जब तक बातचीत नहीं होगी वो तासुर खत्म नहीं होगा। और बहुत अच्छी बात हुई शाहजी कि इस पे गुफ्तगू शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब। ये जो गुफ्तगू का आगाज हुआ है इससे काफी सूरत हाल में कमी वाक़ होगी। 12 मई को भी पश्तून तहरीक जो है वो जारी है कराची के अंदर। उन्होंने 12 मई का दिन भी इसीलिए जो है वो मुंतखब किया। तो आपके ख्याल में उससे पहले पहले अब चीज़ें जो हैं वो सेटल होना शुरू हो जाएंगी, कोई अच्छी बातें हो सकती हैं? देखिए, ये जिरगे के जो सरबराह हैं शाहजी साहब, इनकी बातचीत बड़ी ईमान अफरोज़ है। और उससे पहले चांडियो साहब ने भी जो बातें की हैं मैं 100% एग्री करता हूँ। हमें पाकिस्तान के मुश्किल हालात को देख के आगे चलना है। पश्तून हमारे भाई हैं और तहरीक चलाना आइनी फ़र्ज़ है किसी भी ग्रुप का, और अगर हकूक़ के लिए वो लड़ते हैं तो हमें ज़रूर उनको मुतमईन करना चाहिए। उसके लिए जो स्ट्रेटजी या हिकमत अमली है वो बड़ी ठीक है कि उन्होंने कहा कि सब ने हमें कहा है कि बातचीत और गुफ्तगू से, और ये जो जिरगा बैठेगा उनकी बातें सुनेंगे। देखिए, मिसिंग पर्सन एक जेन्युइन बात है, और अगर मावराए आइन कत्ल हो जाता है तो एक बहुत बड़ा जुर्म है, और उसके ऊपर ज़रूर हक़ाइक़ ये 12 मई के अंदर भी कत्लो गारत हुई। तो आजकल जब इंसाफ हर चीज़ के ऊपर मिल रहा है तो इन चीज़ों के ऊपर भी आना चाहिए कि कौन किधर ज़िम्मेदार है। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें अपनी ज़ाती सूबों, कौमों, लसानियत, फ़िरकावारियत, इससे ऊपर उठ के पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये इंशाअल्लाह ये जो गुफ्तगू शुरू हुई है इससे हल होगा। आपने GIT ने बताया रोवन वार को किया, इसके बाद करार दिया, इसके बाद अदालत में जाएगा, और अदालत के अंदर रोनवार को भी फुल हक होना चाहिए अपने डिफेंस का, और जिनका कत्ल हो गया है उनको पूरा हक है कि उनको इंसाफ मिले। मुझे याद है कि 90s के अंदर टंडो आदम खेल के अंदर एक मेजर आर्मी के जो है उन्होंने कुछ एक खानदान को गोलियों से छलनी कर दिया, बाद में और कहा डकैट्स हैं। बाद में पता चला कि जी वो डकैट्स तो नहीं थे, वो इनोसेंट लोग थे। तो वो मेजर का कोर्ट मार्शल हुआ और डेथ पेनल्टी हुई और एग्जीक्यूट हो गया। बिल्कुल, अगर पहले से ही इसको तहफ़्फ़ुज़ ना दिया जाता रावनवार को, और बाकायदा इसके ऊपर जो है वो मामलात जैसे एक नॉर्मल मुल्जिम के लिए चलते हैं तो चलते रहते, तो शायद यहाँ तक बात नहीं पहुंचती। लेकिन मैं यहाँ देखिए रोनवार के ने उधर जो कुछ काम किया उसने बहुत से अच्छे काम भी किए होंगे। मतलब हम ये कहते हैं जब गिरा हुआ बंदा होता है तो सब ऊपर चढ़ाई भी करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसने मारा, देखना ये तो हेर से है ना, अगर अदालत प्रूव करती है तो ही शुड बी पेनलाइज्ड। अच्छा, बिल्कुल। चूंकि आप बात कर रहे थे, अभी सरफराज भुगटी साहब भी हमारे साथ हैं, वजीर दाखिला बलूचिस्तान के, और पिछले 5 साल से रहे हैं। भुगटी साहब, इस वक्त अगर हम अमनो अमान की सूरत हाल को देखते हैं, नकीबुल्ला का मामला हो, CPEC है, और आपने देखा हाइब्रिड वॉर की बात की है आर्मी चीफ ने कि पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करने के लिए चीज़ें हो रही हैं। तो चीज़ें तब होती हैं जब हम उनको होने देते हैं। मसला ये कि इस वक्त आप इनकी तो बात सुनी गई, इनके ऊपर तो अदालत ने भी नोटिस ले लिया नकीबुल्ला महसूद के ऊपर, लेकिन ये कोयटा के अंदर एक हज़ारा कम्युनिटी है सर, वो कत्ल पे कत्ल होती जा रही है, रोज मरती है। 5 सालों में 512 अफराद मारे जा चुके हैं। उसका जिम्मेदार कौन है भुगटी साहब? देखिए आसमा बीबी, मैं दहशतगर्दी की जंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और मेरे चूंकि बहुत सिंपथीज हैं हजारा और माय फ्रेंड्स, मैं उनके हर गम में हर खुशी में शरीक होता हूँ और हर दुख में साथ होता हूँ। इस पाकिस्तान ने इस दहशतगर्दी की जंग में 60,000 लोग दिए हैं, 60,000 से ज्यादा लोग दिए हैं, और मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ कि अगर मेरे सूबे में किसी का भी कत्ल होता है, लेकिन वो भी टाइम था जहाँ हज़ारा बरादरी के 300 लोगों की लाशें जो है वो सड़कों पे पड़ी होती थी, और हुकूमतें जो है वो उनका दिल भी नहीं बहलाती थी। मतलब 300 मरेंगे तो ही उनका नोटिस लिया जाएगा सर, अभी 2-2 करके रोज मर रहे हैं तो उनका कोई नोटिस नहीं लिया। आसमा बीबी, फॉर गॉड सेक, मुझे क्यों उस हद तक लेके जाना चाहती है टीवी प्रोग्राम पे कि मैं कौम को बताऊं कि सैफुर रहमान कुर्द को किसने मारा, जैशुल इस्लाम के महमूद रहमान रिंद को किसने मारा, किसने मारा? हज़ारा ने मारा? हमने मारा जी, हुकूमत ने मारा, और हुकूमत के मुकाबले में मारा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा। ये वही लोग थे जो हज़ारा की किलिंग्स करते थे। तो ऐसा नहीं है कि हज़ारा की किलिंग्स पे हम खामोश बैठे रहते हैं, हम अपने ऑपरेशंस करते हैं, और हज़ारा से ज्यादा किलिंग्स अब जो है वो मेरे पुलिस वालों की हो रही है, मेरे FC के जवानों की हो रही है। बिल्कुल हुई है, कल भी वाक़या हुआ है। यही तो आपसे बात करने का मकसद ही है कि आप जिम्मेदार हैं वहाँ सिक्योरिटी के। क्या वजह है कि पिछले 5 साल में हर जगह सिक्योरिटी बेहतर हुई है सिवाय बलूचिस्तान के? सर नहीं है, बलूचिस्तान की सिक्योरिटी बहुत बेहतर हुई है।
मैडम अगर आप 2013 को देख लें, आशा बीबी देखें, मैं किसी रिबटल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूँ, ना मैं कोई जस्टिफिकेशन देना चाहता हूँ, ना मैं अपनी जिम्मेदारियों से बरिओ-ज़िम्मा होना चाहता हूँ। लेकिन ये जंग को आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि हमारे यहाँ 150 किलोमीटर पे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में स्पिन बोल्दक में लश्कर जंगी अल आलमी और बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स के दफातर मौजूद हैं, मरकज मौजूद हैं, वहां से ट्रेनिंग होती है। टीटीपी और इन सब को, दाइश को, इन सब को रॉ और एनडीएस ने इकट्ठा करके पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए भेजा है और उन्होंने चुना है बलूचिस्तान की सरजमीन को। मैं हमेशा कहता हूं कि ये शिया जंग में मुसलमान है और कोयटा में आके खबर पड़ी है इसलिए कि बलूचिस्तान उनके फोकस पे है इंटरनेशनल फोर्सेस के। अब हमने उसको काउंटर कैसे करना है? फॉर लास्ट 1 मंथ, अभी कल जैसे दो सुसाइडल अटैक्स हुए हैं। एक हुआ हमारी पुलिस पे, वो तो अब हमारी शहादतें हो गई, सुसाइडल कामयाब हो गए, उसको आप सब लोगों ने हाईलाइट किया। एक जगह पे हमने 2 सुसाइडल मारे हैं, उनमें हमारा नुकसान नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी जान हथेली पे रख के इस वक्त काम कर रहे हैं भुट्टी साहब, लेकिन मसला ये है कि मुस्तकिल एक कम्युनिटी को निशाना बनाया जाता है और उसके ऊपर कोई ना सुओ मोटो होता है, ना उसके ऊपर कोई हुकूमतें बोलती हैं। इसका क्या मतलब लिया जाए? इसका मतलब ये लिया जाए कि कुछ लोगों को हमने सिर्फ मारने के लिए रख दिया, हम उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो रहे हैं और मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। कतन नहीं जी, कतन नहीं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 60,000 पाकिस्तानी मारा गया है, उसमें 512 जिस तरह आप फरमा रही हैं, या 2000 के करीब हजारा बरादरी के लोग मरे हैं, कई शिया मरे हैं, कई सुन्नी मरे हैं, कई देवबंदी मरे हैं, कई बलोच मरे हैं, कई पश्तून शहीद हुए हैं। ये सारे लोग मिलके पाकिस्तानी हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट आवर एनिमी वांट्स टू स्प्लिट अस। वो ये चाहता है कि हमारे यहाँ ये एथनिक डिवीजन हो और हम उसी को प्रमोट करें। मैं तो कम से कम नहीं तो हम उसको रोक क्यों नहीं सकते सर? यही तो आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हाइब्रिड वॉर चल रही है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को अंदर से कमजोर किया जा रहा है। हम क्यों इजाजत दे रहे हैं? हम क्यों अपनी सिक्योरिटी को बेहतर नहीं कर रहे हैं कि लोगों को मौका ना मिले ये सोचने का कि कोई कम्युनिटी क्यों कर रही है? आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि किसी ने उनको फ्री कार्ड दिया हुआ, जैसे किसी जमाने में इधर पंजाबियों के कत्ल के लिए फ्री कार्ड दिया हुआ था, इस मर्जी पंजाबी का कार्ड देखो 2013 से पहले उनको मार दो। इधर गाजर मूरियों की तरह उनको मारा जा रहा था। क्या आप ये तासुर दे रही है कि इसी तरह हजारा कम्युनिटी की इजाजत दे दी गई है? मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सैफुल्लाह कुर्द दहशत होता था, इसका नाम कोई नहीं लेता था। आज भी बलूचिस्तान में वो मर चुका है, उसका नाम ना ले, हमने उसको जहन्नम वसल किया। मैं ऑन करता हूँ उसको। हमने इधर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किए। आपको पता है कि दाइश के और लश्कर जंगी के जो कैंप्स थे स्प्लिंगी के इलाके में, वो 2005 से थे। ठीक है, ऑपरेशन किया उसमें 13 सब ठीक है, लेकिन जब एक होता क्या है, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे सर। आप जब एक देखिए बहन, मुझे 1 मिनट दे, मैं सिर्फ एक आर्गुमेंट कंप्लीट कर लूं जी। अब इसके डिफरेंट प्रॉन्ग्स हैं। एक मैंने आपको बता दिया कि 150 किलोमीटर पे अफगानिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हैं। फिर एक काबुल प्रॉन्ग है, एक स्पिन बोल्दक है जो कंधार है, उसका प्रॉन्ग है। तो वो सारे मिल के इस वक्त उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से हमारे घर को आग लगाएं और हमारे घर की जो कमजोर जगह है, जैसे आप कह रही हैं कि हजारा बरादरी को टारगेट किया, बिल्कुल उनको टारगेट किया जाता है, उनका फेस फेमिलियर है और बहुत सारी रीजन है। हम इजाजत हुकूमत नहीं देती है, हुकूमत बाज़ औक़ात इजाजत की कोई बात नहीं कर रहा। आपको इक़दामात करने होते हैं, आपको ये फैसलों से अपने और सिक्योरिटी के सिर्फ ऐलान नहीं करने होते। नजर आना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को सिक्योरिटी मिल रही है, हर शहरी को, भले उसका ताल्लुक किसी भी फिरके के साथ है। ये पाकिस्तान की आइन के अंदर बुनियादी हक है जिंदा रहना सर। ये पाकिस्तान का बुनियादी हक है जो कि छीना जा रहा है मुस्तकिल। आसवा बीबी देखें, 100% अमन की बात तब होगी कि जब अफगानिस्तान पीसफुल होगा। जब अफगानिस्तान पीसफुल होगा, दुरुस्त बात है, बिल्कुल आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। पूरे रीजन। अच्छा भुट्टी साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दे सर, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दे। बिल्कुल सरफराज भुट्टी साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी का पाकिस्तान को है, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को है। हमारे दुश्मन मुस्तकिल हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, हमने भी अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए बेहतरी के लिए इक़दाम करने। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा इस मौजू पे भी बात करेंगे और दीगर मौज़ूआत पे भी। भुट्टी साहब भी हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सरफराज भुट्टी साहब भी हमारे साथ हैं, चांडियो साहब भी हैं, जनरल साहब भी हैं और शबीर कायम खानी साहब भी हैं। मैं शबीर भाई आपके पास आ रही हूँ, फिर मैं सरफराज साहब के पास भी आती हूँ और बाकी मेहमानों के पास भी। ये बताइएगा कि ये नकीबुल्लाह महसूद का जो कत्ल अब जो कहा जा रहा है कि ये मामला अब ख़त्म हो जाएगा, इससे कितना लोग मुतमईन होंगे और क्या वाकई हम ये समझें कि ये मामला अपने कैफरे किरदार तक पहुँच पाएगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़रूर अपने कैफे किरदार तक पहुंच पाएगा। असल बात लोगों का मुतमईन होने का जहाँ तक ताल्लुक है तो सबसे पहली बात तो है कि उनकी फैमिली का मुतमईन होना, क्योंकि ये उनके साथ ज्यादती हुई है। उनका एक खूबरू और नौजवान एक बच्चा शहीद किया गया, मारा गया उसको बेगुनाह मावरा अदालत कत्ल में, और उसके बाद फिर इस तरह मार कर और भाग जाना मुलजिमान का, चाहे वो कितने बड़ा ओहदा रखता हो, मुलजिम होता है। जिसने जुर्म किया उसको कानून के कटहरे में भी आना चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए। बहरहाल JIT बनाई गई और JIT ने आज आपको पता है कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करा दी है। उसके मुताबिक तो इन्होंने ये जुर्म किया है। अब ज़ाहिर है अदालत बाकी है, जब अदालत और अभी 12 मई को भी वो इसी सबूत तरह के मुतालबात लेके शबीर साहब वहाँ जाएंगे कराची में। वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, और वहाँ पे और भी जितने लोग हैं वो उनके साथ वो कहते हैं जी आएंगे, क्योंकि मिसिंग्स का मामला बहुत संगीन है। देखिए जी, अभी मैं देख रहा था शाजी साहब फरमा रहे थे कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के और ये जरगे के जो दरमियान जो अभी मुज़ाकरात शायद मेरे ख्याल हुए या होंगे, तो बात ये कि चाहे 12 मई हो चाहे और दीगर वाक़यात हों, जिसने भी जो जुर्म किया है, जिसने भी इंसानों की जानों से खेला है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। ये भी पता है, हम सबको ही पता है कि एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। वो कत्ल चाहे सुन्नी का हो, चाहे शिया का हो, चाहे बरेलवी का हो, चाहे देवबंदी का हो, इंसान जो भी हो, कौमियत का फर्द का हो, बिल्कुल किसी भी कौमियत का फर्द का हो, हाँ, इंसानियत का कत्ल, तो यकीनन इस पे स्टेप लेने चाहिए और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और इस पे तेजी के साथ इस पे इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात रूनुमा ना हो। देखिए पाकिस्तान में बदकिस्मती हमारे आए दिन इस किस्म के हम खबरें भी ना सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो इस पे हमें अफसोस ही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है, बिल्कुल ये बात है शबीर साहब। लेकिन बिल्कुल चांडी साहब, जी चांडी साहब, ये जो बात है, एक तो हम ये इस तरह की सूरत हाल हम हाइब्रिड वॉर की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को इतने अंदरूनी चैलेंजेस के अंदर उलझाया जा रहा है और जानबूझ के उलझाया जाए, और दूसरी तरफ तसादुम ही तसादुम। यानी आज अगर हम बात करें पॉलिटिकल स्टोरी की, और एहसन इकबाल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो आपने सुना, क्या अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त इदारों के बीच में तसादुम? पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? मेरे ख्याल में इत्तेफाकी तो नहीं है। जो सोची समझे काम किया जाए उसके लिए मौसम का इंतज़ार तो नहीं करना होगा, उन्होंने ये काम करना है। ये एहसन इकबाल साहब कल तक तो अदलिया के बड़े ताबेदार थे, मियाँ साहब भी अदलिया के पीछे खड़े हैं, अदलिया के पीछे खड़े हैं, मरे जा रहे थे हम सबके सब अदलिया के लिए। अचानक क्या हुआ है? नून लीग से लड़ाई हुई है, मियाँ साहब से लड़ाई हुई है इतने, और ये अचानक जनरल साहब बता सकते हैं, एहसन इकबाल साहब वही है जो अदलिया के सामने क्या इनकी सबके हो जाता है मामला। अचानक कहाँ से ये ताकत आई है? ये ताकत आया नहीं है, ये कि इन्होंने रास्ता तय किया हुआ है, देर हो गई है। इन्होंने पहले से किसी और रंग में शुरू करने की कोशिश की, GT रोड से शुरू है, नहीं हुई। लेकिन मैं कहता हूँ वो गली मुक गई है। इस अंदाज से अगर बैठ कर बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, कल तो मैंने बड़े मियाँ साबिक वज़ीर का बयान सुना है कि चीफ जस्टिस से पूछो, अगर इस अंदाज से लबो लहजा होगा कि चीफ जस्टिस से पूछो कैसे लॉ सेक्रेटरी बने, कैसे चीज, तो क्या रह जाएगा निज़ाम में? आप बताएं। आप तसादुम की सूरत एग्जैक्टली पैदा की जा रही है आपके ख्याल में? अभी जो इन्होंने खुर्शीद शाह साहब ने भी यही बात की, खुद की है, ये खतरनाक होगा। किसी ने नहीं की, खुद। मैंने कल परसों 2-3 प्रोग्राम में मैंने कहा चीफ जस्टिस का हम एहतराम करते हैं, उन्होंने बड़े कारनामे किए हैं, एहतसाब के हवाले से उनके तारीखी फैसले आए, लेकिन ये जो जलसे वाली तकीर है ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, क्योंकि जनरल साहब भी बात करें, इस मुल्क में ये बदनसीबी है कि एटमी साइंसदान अपनी ताजपोशियां कराता फिरे और चीफ जस्टिस जलसों से खिताब करे, जुलूसों की। पहले चीफ जस्टिस में बात कर रहा हूँ, तब मैंने कहा था ये रिवायत पाकिस्तान में अच्छी किसी मुल्क में नहीं है। हिंदुस्तान में है वो एटमी साइंसदान, नजर ही नहीं आया जब सदर बना। हमारे चीफ जस्टिस, हमारे साइंसदान एटमी ताजपोशियां करा रहे हैं जी, पैसे दे रहे हैं, उनके साथ शामें मनाई जा रही है, जुल्म नहीं था? और चीफ जस्टिस जुलूसों की क़यादत करे, जलसे करे, तकीरें करे, और इतना अवामी अंदाज अपना। मैंने इन चीफ जस्टिस को कहा, चीफ साहब आपका ये जुमला कम से कम मेरे जैसे छोटे से कारकुन को हजम नहीं हुआ कि मैं अवामी ताकत पर फैसले मनवा रहा हूँ, ये आपका जुमला नहीं होना चाहिए। मगर वही बात है कि जब हुकूमतें नहीं करती, जब हुकूमत नहीं करती जनरल साहब कोई काम, तो फिर तो किसी न किसी को करना पड़ेगा। तो भी तरीक़ेकार होना चाहिए बीबी, ये लहजा नहीं होना चाहिए। फिर तो आप अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो फिर आज ये रवाज पड़ जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट का सेमिनार था, उसमें मैं भी मौजूद था,
और उसमें टॉपिक भी बड़ा मौजू था कि 5 साल हमारे CPAC को हो गए हैं, तो हमने क्या खोया क्या पाया है। और उसमें चाइनीज़ एम्बेसडर भी मौजूद थे जिन्होंने अपना की नोट स्पीकर थे, और एहसन इकबाल साहब जो चीफ गेस्ट थे तो उन्होंने अपना व्यू दिया। मैंने चाइनीज़ एम्बेसडर को भी सुना, बड़ी अच्छी स्पीच थी। एहसन इकबाल साहब की स्पीच भी बड़ी मुदल्लल, बड़ी इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छी थी, यानी कुछ तकरीबन 1 आवर। एट द एंड ये जब ये फिक्रे मैंने नहीं सुने, चूँकि उस वक्त मुझे जाना था कि एक और मीटिंग के लिए मैं चला गया, और उसके अंदर उन्होंने CPAC के मुतल्लिक यही बताया कि ये जो फ्रैक्चर्ड रीजन्स एंड वर्ल्ड है, इसके अंदर CPAC या ओबोर का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कौमों को मिलाने वाला बात है। बिल्कुल। और वो और उसके ऊपर आई थिंक अलग हमें एक प्रोग्राम करना चाहिए कि हमें CPAC में अभी तक क्या किया और क्या करना चाहिए। बड़ी इंफॉर्मेटिव सर उसके ऊपर कोई चीजें ही मौजूद नहीं, हुकूमत कुछ शेयर ही नहीं करती। नहीं देखें, आज जो उन्होंने स्पीच की है उसको जरूर दोबारा लगा के सुनना चाहिए। जो चाइनीज एम्बेसडर ने की है उसको सुनना चाहिए, और वो यही कहते हैं कि ये एक पाकिस्तान के और चीन के जो ताल्लुकात थे पहले स्ट्रेटेजिक लेवल पे ये बात करने की क्या देखिए एट द एंड उन्होंने की, मैं ये कहता हूँ लेकिन वो 1 घंटे की बात सारी एक तरफ है, और ये 3 मिनट या 2 मिनट में उन्होंने जो कुछ कहा होगा, उन्होंने उस रेफरेंस से कहा कि मेरा नाम लेके ये कहा गया कि वाइस चांसलर का मैंने ये किया वो किया। मैं भी अभी सुन रहा था, मैंने पहले नहीं सुना। तो उसके ऊपर उन्होंने अपना वो किया बयान। मैं ये समझता हूँ कि ये देखें, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी चीज जो है ऐसी जिसके अंदर अदारों के अंदर तसादम हो, उससे हमें गुरेज करना चाहिए। लेकिन जैसे ये खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा, देखें चांडियो साहब ने भी यही कहा कि जल्द से जुलूस और ये चीजें नहीं करनी चाहिए। और आप कह रही थी स्पेस हो तो वो काबू, देखें स्पेस मिले भी ना तो आप अपनी आईनी हदूद से बाहर निकल के स्पेस को नहीं ले सकते कि आप ये समझें कि एक गवर्नमेंट वीक है तो एक को मार्शल लॉ आ जाए, चूंकि स्पेस है तो स्पेस उसको काबू करना चाहिए, या अदालत संभाल ले वो काम जो इंतजामिया का है। ये भी तो ठीक नहीं है ना। देखें आज हमारी सोसाइटी पोलराइज्ड है, हम बटे हुए हैं, हमें जो सूट करता है उसके ऊपर हम बगले बजाते हैं, और जो नहीं सूट करता बात उसको हम तनकीद कर निशाना बनाते हैं। अच्छा, अभी चूंकि आपने कहा हर काम जो है वो उसमें, अभी एक पिटीशन आज मुस्तफा कमाल साहब ने दी है ऑडिट की। अब देखिए ना, ये तो हुकूमत को करवाना था ना ऑडिट, ये टाइम पे होता तो अब तो इस पिटीशन के ऊपर देखिएगा आप इलेक्शन अगर रिक्वायरमेंट उनके देखें, सारी पार्टियां अपने तौर पे मुतमईन थी तो बात आगे चल रही थी। सर नहीं थी जहां पीपल्स पार्टी के जो तहफुजात थे उसके ऊपर बैठ के बात हुई थी, एग्री हुए हम, तो दैट इज द रीजन कि आपकी इसकी लेजिस्लेशन हुई और आपने सेनेट वो किया। अभी मुस्तफा कमाल साहब एक पॉइंट लेके आए हैं, अदालतें भी खुली है, इलेक्शन कमीशन। अच्छा, लेकिन शब्बीर साहब, आई एम श्योर कि उसको सॉर्ट आउट हो जाए। लेट होगा तो नुकसान होगा। लेट अगर क्यों शब्बीर साहब, आप जो पिटीशन लेके गए हैं उससे आपको ये खतरा मौजूद नहीं है कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, आगे जा सकते हैं, उससे पाकिस्तान को नुकसान होगा? देखिए जी, आज सुप्रीम कोर्ट की जो कराची रजिस्ट्री है उसमें जो दरख्वास्त दायर की है पार्टी के जो चेयरमैन है मुस्तफा कमाल साहब ने, तो आपको पता है कि नाइंसाफी हुई कराची के साथ। कराची जो एक मुआशी हब है, पूरे मुल्क की मुआशत वो देखता है कराची, और कराची की आबादी को कम जाहिर करना यकीनन ये कराची के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी। ये किसने नाइंसाफी की है? अब आप अगर आप देखें कि जो नादरा की रिपोर्ट है, नादरा की रिपोर्ट के मुताबिक तो कराची की आबादी होनी चाहिए 2 करोड़ तकरीबन को 14 लाख जी, और जबकि जो भी रिपोर्ट आई वो आई है। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, मैं बता रहा हूँ 1 करोड़ 59 लाख कराची की आबादी को जाहिर कर रहे हैं। आप देखेंगे लाहौर की आबादी बढ़ रही है 3% के हवाले से, 3% के रेशियो के हवाले से, और कराची जो कि पूरे तमाम पाकिस्तान के तमाम सूबों से लोग, हर शहरों से लोग कराची की तरफ आते हैं, दबाव है कराची पर आबादी का, और कराची की आबादी बढ़ रही है 1.5% के हवाले से। तो ये सब मुमकिन है? मुमकिन हो ही नहीं सकता, बल्कि कराची की आबादी 20% रेशियो के हिसाब से बढ़नी चाहिए। तो जब जाहिर है कराची की पॉपुलेशन तो अब जबकि इसके ऊपर बिल्कुल आप देखिए, ये तो पीपल्स पार्टी भी यही कह रही थी कि सिंध की आबादी, ये तो बहुत सारे और सूबे भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन खास करके सिंध के इसके ऊपर एतराजात थे। और थर्ड पार्टी ऑडिट कब तक होना था शब्बीर साहब, जो कि नहीं हो सका? देखिए, एक तो बात होती है जबानी, हम तो तमाम सबूत और शवाहिद के साथ हमने दरख्वास्त जमा दायर की है। अब जाहिर कराची जब ज्यादती होंगी तो कराची को हम लोग ऑन करते हैं, तो कराची के शहरों के साथ हम खड़े हैं।
अगर सिंध में आबादी कम जाहिर की तो सिंध की भी हम बात करेंगे, जहां भी अगर आबादी, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कराची भी तो सिंध कराची भी सिंध है, क्यों ऐसी बातें करते? कराची भी सिंध है, सिंध का शहर है कराची। तो चांडी साहब मैंने मैंने बात की नहीं कि अगर सिंध के साथ सिंध के और शहरों के साथ ऐसे कहे। बिल्कुल देखें, अगर शाजिया बिल्कुल कराची सिंध का हिस्सा है, कराची मरदमशुमारी जो हुई है ये फौज की निगरानी में हुई है, हर ब्लॉक में हर जगह के ऊपर अपने सारा मिलके वो हुआ है, तो इतना बड़ा घपला कैसे हो सकता है और उसका कौन बेनिफिशियरी हो सकता है? माफ करना जनरल साहब, क्या फौज से गलतियां नहीं हो पाएंगी? फौज से भी तो गलती हो सकती है ना, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है। लेनी जरूरी है कि आप ये कैसे हो सकते हैं, इसकी कोई जस्टिफिकेशन होगी। और लेकिन सर ये पहले हो जाना चाहिए था मुफ्ती साहब। लाहौर की आबादी 3% बढ़ रही हो, कराची की आबादी 1.5, कैसे मुमकिन है? बिल्कुल ये ठीक है, लेकिन ये इसका एक वक्त था, वो वक्त गुजर गया। जो असल सवाल है ये कि ये अब जो ऑडिट शुरू होगा तो ये इलेक्शन कैसे कराएगा भुट्टी साहब, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और कल क्या हुआ था, कल भी तो सूबे 3 नाराज होकर बैठ गए और हुकूमत का उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ था सर? उसकी हुकूमत को परवाह नहीं है भुट्टी साहब, छोटे सूबों की। हमारे साथ है भुट्टी साहब? चांडी साहब नहीं, मगर ये तो चांडी साहब कल जो 3 वज़राए आला ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस अहमियत देते हैं। मुतालबा क्या है 3 वज़ीर आला का कि आपने जो अपनी स्कीमें दे रहे हैं, तरक्याती प्रोग्राम दे रहे हैं, उसमें छोटे सूबे कहाँ हैं? छोटे सूबों की अहमियत कहाँ है इस वफाकी हुकूमत में? देखिए अब शहबाज साहब कराची आ गए, हालात को इस्तेमाल करने के लिए, इंतशार पैदा करने के लिए तो तैयार वहां बैठे, लोग उल्लू बन जाएंगे। आपकी स्कीम में, आपके बजट में, आपके तरक्याती प्रोग्राम में सिंध का, छोटे सूबों का कोई हिस्सा नहीं। ये बलोचिस्तान की भी ये कल शिकवा, मैं शिकवा सुना दूं एक दफा। कल भुट्टी साहब आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, आपके शिकवे भी वही हैं जो कि सिंध से शिकवे आ रहे हैं, तो ये क्यों नहीं सुना जा रहा सर? कल क्या बात हुई थी एक्चुअली और क्यों इस मामले को हल नहीं किया गया? मैडम, मैं क्योंकि इकोनॉमिक काउंसिल का मेंबर हूँ तो मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था। हमारा एक असूली मौकफ है कि हम अंडर डेवलप्ड हैं, हम डिप्राइव्ड हैं और हमारे सूबे के मखसूस हालात हैं। और मैं जिन फजलिटीज की बात कर रहा था उसमें सबसे बड़ी फजलिटी यही है कि यहाँ के लोग डिप्राइव्ड हैं और इस्तेमाल आराम से दुश्मन के हाथ हो जाते हैं।